हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मार्केटिंग डिसीजन पार्ट 2। ये यूनिट 3 है आपका, मार्केटिंग का यूनिट 3। देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यूनिट 3 मार्केटिंग डिसीजंस पार्ट। मार्केटिंग डिसीजंस पार्ट 2 में हम लोगों को देखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। आप जो गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर करते हो वो मार्केट प्लेस तक किस तरीके से पहुंचते हैं। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, अलग अलग टाइप के चैनल्स देखने हैं, अलग अलग टाइप के चेन्स देखने हैं जिसके थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एक पिक्चर के थ्रू मैंने आपको शो करने की कोशिश की है। इंफॉर्मेशन गैदर करना है मार्केट से, फैक्ट्री में जाके मैन्युफैक्चरिंग होगा, अकॉर्डिंग टू देयर दिस इंफॉर्मेशन आप गुड्स मैन्युफैक्चर करोगे, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, देन मार्केट प्लेस तक वो चीज़ें पहुंचेंगी। ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि ट्रांसपोर्ट आप जो मैन्युफैक्चर प्लेस है उससे आप जो कंज्यूमर प्लेस है वहां तक जो पहुंचाने का मीडियम रहता है वो मीडियम रहता है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि उसे आप स्टोर कहाँ पर करके रखोगे। स्टोरिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वेयर हाउसिंग। तो ये जो गैप है ये फुलफिल करता है ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग, और उसके बाद जो किया जाता है वो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो हम लोग ये कंसेप्ट थोड़ा और अच्छे तरीके से समझेंगे कि वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरर या मार्केट प्लेस ये सब क्या होता है, ये ऑलरेडी आप 11th-12th में पढ़ चुके हो। अभी आप लोगों को उसका एक स्टेप ज़्यादा, वन स्टेप अहेड पढ़ना है। तो वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि मीनिंग क्या है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का। आपको स्क्रीन पे कुछ वर्डिंग्स दिखाई दे रहे हैं, यही वर्डिंग्स आपको ध्यान रखने हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू द एक्चुअल फिजिकल फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स, जो मैन्युफैक्चर प्लेस से जाता जाता है कंज्यूमर प्लेस तक। एक्चुअल फिजिकल फ्लो फ्रॉम मैन्युफैक्चर प्लेस टू कंज्यूमर प्लेस, ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को बोला जाता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। In contrast, physical distribution management is the development and operation of processes resulting in the effective and efficient physical flow of goods. Effectively and efficiently. इफेक्टिवली मतलब जिस तरीके से डिमांड आ रही है उस तरीके से आपको इफेक्टिवली सप्लाई करना है। क्वालिटी, क्वांटिटी, रेट, ये सारी चीजें आपको प्रॉपरली मेंटेन रखनी है, प्रॉपर मैनेजमेंट रखना है, उसे बोलते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। ये पूरा प्रोसेस। अब कुछ एक्टिविटीज है जो की जाती है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में। ऑर्डर प्रोसेसिंग, सबसे पहले ऑर्डर प्लेस किया जाएगा, प्रोसेस होगा। ये ऑर्डर कौन देगा? कंज्यूमर देगा। किसे देगा? सेलर को देगा। सेलर बताएगा मैन्युफैक्चर को। मैन्युफैक्चर अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर्स चॉइस उसे क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। तो ये ऑर्डर क्या होगा? उसका प्रोसेस होगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री लोकेशन, इन्वेंट्री वेयर हाउसिंग। इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक, कंट्रोल मतलब मेरे पास वो चीजें अवेलेबल है या नहीं जिस चीज की मार्केट में डिमांड है। तो मार्केट में उस चीज़ों की डिमांड मैं लूंगी, उस तरीके से मेरा सप्लाई होना चाहिए। प्रॉपर लोकेशन होना चाहिए कि उस प्लेस से मैं मेरे मार्केट प्लेस तक प्रॉपरली पहुंच सकूं। वेयर हाउसिंग कंसेप्ट आप सबको पता है। वेयर हाउसिंग मतलब आपके जो गुड्स होते हैं उसे प्रॉपरली आप क्या करके रखते हो? स्टोर करके रखते हो। उस कंसेप्ट को बोला जाता है वेयर हाउसिंग। मटेरियल्स हैंडलिंग, रॉ मटेरियल हैंडलिंग, कितना प्रोडक्शन करना है, कैसे करना है, कितना रिक्वायरमेंट है, ये सब आएगा मटेरियल हैंडलिंग में। एंड ट्रांसपोर्टेशन मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन किया है। आप जो प्लेस तक पहुंचाओगे कंज्यूमर प्लेस तक, उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ट्रांसपोर्टेशन। तो ये 5 एक्टिविटीज़ है जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे ऐसे रोल्स, वन बाय वन हम लोग ये रोल देखेंगे। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के रोल किस टाइप के हैं? फर्स्ट इज क्रिएट यूटिलिटी।
ट्रांसपोर्टेशन जब आप यूज करते हो तो वो प्लेस यूटिलिटी क्या करता है, क्रिएट करता है। जब आप वेयर हाउसिंग यूज करते हो तो प्लेस तो टाइम यूटिलिटी वो क्या करता है, क्रिएट करता है। वेयर हाउसिंग से टाइम गैप कम होता है और ट्रांसपोर्टेशन से प्लेस का गैप जो होता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये प्लेस वाला जो गैप होता है ये कम होता है। तो ये सारे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है प्लेस यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी क्रिएट करने के लिए। प्लेस यूटिलिटी क्रिएट होता है ट्रांसपोर्टेशन से एंड वेयर हाउसिंग क्रिएट करता है टाइम यूटिलिटी, टाइम गैप को फील करता है। देन इम्प्रूव्स डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। डिस्ट्रीब्यूशन करना है इफेक्टिवली मार्केट प्लेस तक, कंज्यूमर प्लेस तक। स्पेशलाइजेशन क्या है आपके प्रोडक्ट का, किस कंज्यूमर तक पहुंचाना है, कौन सा कंज्यूमर उसे डिमांड कर रहा है और वो कंज्यूम करने वाला है, उस तरीके से आपको इफिशिएंसी बढ़ा के उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपके जो गुड्स है डिवाइड प्रॉपरली होने चाहिए, किस टाइप के गुड्स है, किस टाइप के आपके प्रोडक्ट्स है, आइटम्स है, और किस टाइप के लेवल के कंज्यूमर तक आप उसे पहुंचाना चाहते हैं। कंज्यूमर वाइज उसका असर्टेनमेंट, कंज्यूमर वाइज उसका डिवाइडेशन होना बहुत ही जरूरी है, तभी टाइमली प्रोडक्ट्स क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सेल्समैनशिप, सेल्समैनशिप मतलब जो आपको सेल कर रहा है, जो सेल कर रहा है, अगर सेलर नहीं है, सेल्समैन नहीं है, तो प्रोडक्ट कौन बेचेगा। तो प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए जो पर्सन और जो प्रोसेस होती है, पर्सन को बोलते हैं सेल्समैन या सेलर, और उस प्रोसेस को बोलते हैं, उस जॉब को बोलते हैं सेल्समैनशिप। देन मर्केटाइजिंग, मर्केटाइजिंग ये बोलता है कि आपका जो इंटरमीडिएरी, जो एजेंट है, मार्केट प्लेस पे क्या चल रहा है, ये मैन्युफैक्चर प्लेस तक कौन पहुंचाएगा, मर्केंडाइल एजेंट। ये एजेंट क्या करते हैं, मार्केट की इंफॉर्मेशन गैदर करके कहाँ पहुंचाते हैं, आपके मैन्युफैक्चर प्लेस तक, और मैन्युफैक्चर उसके अकॉर्डिंग आपको वो गुड्स प्रोड्यूस करके प्रोवाइड करता है। देन डिमांड एंड सप्लाई, ये दो ऐसे पार्ट्स हैं जो आप ऑलरेडी 12th में बहुत ही डीपली सीख चुके हो, तो आपको ज़्यादा डीपली मैं नहीं बताऊंगी, बस इतना बताऊंगी, अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड मैन्युफैक्चर को अपना सप्लाई मैनेज करना पड़ता है। अगर मार्केट डिमांड प्रॉपरली आप मैनेज नहीं कर पाओगे तो आप सप्लाई क्या करोगे। तो डिमांड के अकॉर्डिंग आपका सप्लाई होना ज़रूरी है, बैलेंस होना ज़रूरी है। डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम, या डिमांड कम और सप्लाई ज़्यादा, दोनों भी चीज़ है, एडवर्स है एक दूसरे के लिए, ये नहीं होना है। बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंसिंग, विदाउट मनी, विदाउट पैसा आप कैसे फाइनेंसिंग करोगे। फाइनेंस, पैसा ज़रूरी है, फाइनेंस, क्योंकि जिससे रॉ मटेरियल लोगे प्रोडक्शन के लिए उसे आपको पे करना है, और जिसको आप प्रोडक्ट बेचोगे उससे आपको कलेक्ट करना है। तो ये प्रॉपर फाइनेंसिंग आपको मैनेज करना है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से। और सबसे लास्ट है इंफॉर्मेशन। ये जो इंटरमीडियरीज होते हैं, ये जो एजेंट होते हैं, इनका काम ही होता है मार्केट प्लेस से इंफॉर्मेशन गैदर करो और वो मैन्युफैक्चर प्लेस तक आप पहुंचाओ। तो इंफॉर्मेशन गैदर करके, कलेक्ट करके अपने कॉम्पिटिटर से compete करने के लिए, हमको बेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए इंफॉर्मेशन हेल्प करता है। तो आपको ये सारे रोल्स क्लियर है। छोटे छोटे पॉइंट्स है, 1 1 2 2 लाइंस का इसका एक्सप्लेनेशन है। जस्ट आपको ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न्स के लिए और कंसेप्ट को क्लियर रखने के लिए इन सब का आपको समझ के लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देन हम लोग देखेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वन बाय वन हम लोग ये फैक्टर्स देखेंगे। फर्स्ट फैक्टर है कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी किस टाइप्स के कस्टमर है आपके पास, ये सबसे पहले आपको देखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स फीचर्स, किस टाइप के कस्टमर्स आपके पास है, किस टाइप के कस्टमर आपके मार्केट एरिया में है, प्लेस में है, ये देखना बहुत ही जरूरी है। दो टाइप के कस्टमर होंगे, या तो वो एक ही जगह पर गैदर किए गए होंगे, एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड होंगे एट वन प्लेस, या तो वो स्कैटर्ड होंगे, अलग अलग जगह पे डिस्पर्ड होंगे, स्कैटर्ड होंगे, स्कैटर्ड मीन्स अलग अलग जगह पे होंगे।
तो अगर आपके जो कस्टमर्स है वो अलग अलग जगह पे हैं, तो आपको इनडायरेक्ट चैनल यूज करना है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इनडायरेक्ट मतलब नंबर ऑफ सेलर्स होंगे, जहां पर जो रिक्वायरमेंट है उस तरीके से पहुंचाया जाएगा, इनडायरेक्ट चैनल। बीच में इंटरमीडियरीज भी होंगे इसमें। लेकिन अगर आपके कस्टमर एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, एक ही जगह पे गैदर्ड है, एक ही प्लेस पे आपको आपके कस्टमर्स मिलने वाले हैं, तो एट दैट टाइम आपको डायरेक्ट चैनल यूज करना है। ये चीजें आप अपनी बुक में नोट डाउन कर लीजिए। अगर एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है तो डायरेक्ट चैनल, कि डायरेक्टली मैन्युफैक्चर अपने कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चर को पता है उनके कस्टमर कहाँ पर है। लेकिन जब आपको पता नहीं है कि आपके कस्टमर कहाँ पर है, तो आपको इनडायरेक्ट चैनल यूज करना है, आपको इंटरमीडियरीज की हेल्प लेनी है, एजेंट्स की हेल्प लेनी है। देन सेकेंड पार्ट इज कंपनी प्रोफाइल। कंपनी प्रोफाइल मतलब उसका गुडविल, उसकी इमेज, उसके रिसोर्सेस, उसकी अफेक्ट करती है बहुत ही ज्यादा मार्केट में। कंपनी प्रोफाइल का प्रॉपर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब अगर लिमिटेड सेल्स फोर्स है, आपके पास ज्यादा सेल्स फोर्स नहीं है, लिमिटेड सेल्स फोर्स है, तो आपको इनडायरेक्ट चैनल यूज करना है, क्योंकि फिर आपको इंटरमीडियरीज की हेल्प लेनी है। अगर आपके पास सेल्स फोर्स नहीं है तो आप इंटरमीडियरीज की हेल्प लेके अपने प्रोडक्ट्स मार्केट तक पहुंचाओगे। अगर आपके प्रोडक्ट का मार्केट में एक बहुत ही ज्यादा अच्छा इमेज है, बहुत ही अच्छा इफेक्टिवली आप उसे सेल कर रहे हो, डिस्टिंक्ट इमेज है अगर आपके प्रोडक्ट का, तो आप उस टाइम पे सेल्स फोर्स को सिलेक्ट करते हो, स्पेशलाइज सेल्स फोर्स उसके लिए सिलेक्ट करते हो, और उस सेल्स फोर्स को ये काम देते हो कि आपकी ये स्पेशलाइज प्रोडक्ट मार्केट तक पहुंचाया जाए। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, आपको पता है आपके कस्टमर्स कहाँ पर है, किस तरीके की उनकी चॉइस है, किस तरीके की उनकी डिमांड है, तो उस टाइम पे आपको जो ध्यान देना है वो डायरेक्ट चैनल्स पे ध्यान देना है, कि डायरेक्टली आपको आपके कस्टमर तक क्या करना है, पहुंचना है। आपके कस्टमर तक आप पहुंचोगे, डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट करोगे, और उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है उनको आप क्या करोगे, फुलफिल करोगे। देन थर्ड वन इज प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग प्रोडक्ट डिवाइड किए गए अलग अलग पार्ट में। अगर आपके लग्जरियस प्रोडक्ट है, कोई लग्जरियस आइटम है, रिचेस्ट आइटम है, तो ऐसे टाइम पे आपको जो चैनल यूज करना होता है, ये यूज करना होता है, मेजरली जो यूज करोगे आप वो इनडायरेक्ट चैनल यूज करोगे। इनडायरेक्ट चैनल या तो डायरेक्ट चैनल, अगर आपको ये पता है कहाँ पर है कस्टमर आपके उस प्रोडक्ट के लिए, तो आप डायरेक्टली सेल कर दो। नहीं पता है तो इनडायरेक्टली आपको उसका एडवर्टाइजमेंट करके मिडल मैन के थ्रू आपको सेल करना पड़ेगा। एफएमजीसी प्रोडक्ट्स है। एफएमजीसी प्रोडक्ट्स मतलब जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वाले जो प्रोडक्ट है, जो डेली रिक्वायरमेंट के लिए, उसके लिए इनडायरेक्ट चैनल लगेगा। एक सेलर और कस्टमर कोई यूज नहीं है, आपको नंबर ऑफ सेलर्स लगेंगे अलग अलग जगह पर, अलग अलग प्लेस पर, जो आपके प्रोडक्ट्स कंज्यूमर तक पहुंचाए, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट चैनल होगा। पेरिशेबल गुड्स अगर आप बेच रहे हो, पेरिशेबल मतलब जिसका लाइफ बहुत शॉर्ट होता है, बहुत ही कम पीरियड में ये क्या हो जाते हैं, लैप्स हो जाते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो ऐसे के लिए आपको शॉर्टर चैनल यूज करना है कि डायरेक्टली पहुंचा दो। ज्यादा टाइम लोगे तो आपके प्रोडक्ट मार्केट तक पहुंचने के पहले ही वो क्या हो जाएंगे, अ, खराब हो जाएंगे, आपका लॉस हो सकता है। तो इसके लिए आपको शॉर्टर चैनल यूज करना है पेरिशेबल थिंग्स के लिए, पेरिशेबल गुड्स के लिए। नेक्स्ट वन इज कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजी। कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजी, कॉम्पिटिटर्स किस टाइप के हैं, अभी दो टाइप के कॉम्पिटिटर्स हम देखते हैं। अगर आप कंज्यूमर गुड्स बेच रहे हो तो आपको इनडायरेक्ट चैनल यूज करना है, मैंने अभी बताया। तो उस टाइम के आपके कॉम्पिटिटर्स ज्यादा होंगे। क्यों? कि कंज्यूमर गुड्स हर कोई सेल करेगा, हर कोई बेचेगा, एट दैट टाइम आपके जो कॉम्पिटिटर होंगे वो ज्यादा होंगे। तो आपको इनडायरेक्ट चैनल के थ्रू जाना है, बहुत सारे सेलर्स को आपको इन्फ्लुएंस करना है कि वो आपके प्रोडक्ट मार्केट तक बेचे। अगर समझो आप इंडस्ट्रियल गुड्स में इन्वॉल्व हो, अगर आप इंडस्ट्रियल गुड्स में इन्वॉल्व हो, जैसे मशीनरीज है, इक्विपमेंट है, तो यहाँ पर आपके जो सेलर हैं, जो कॉम्पिटिटर है, वो क्या होंगे, कम होंगे। हर कोई इस लेवल पे नहीं जाता कि वो मशीनरीज एंड इक्विपमेंट में डील करे,
तो एट दैट टाइम आपके जो कॉम्पिटिटर है ये कम होंगे, तो आप डायरेक्टली अपने कस्टमर तक पहुंच सकते हो। यहाँ पे आपको डायरेक्ट चैनल यूज करना है, इनडायरेक्ट चैनल नहीं यूज करना है। देन एरिया कवरेज, किस एरिया में आपको पहुंचना है, लोकेशन मैटर करता है, कनेक्टिविटी कैसी है, ट्रांसपोर्टेशन ठीक से हो रहा है या नहीं, प्रॉपरली आप कनेक्टेड हो या नहीं उस प्लेस से, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो एरिया लोकेशन ये मैटर करता है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। देन मिडलमैन कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी मिडलमैन मतलब जो एजेंट जो अपनी कैपेबिलिटीज से अपनी स्ट्रेंथ से आपके प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाता है और उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। अभी ये रिटेलर्स भी हो सकते हैं, होलसेलर्स भी हो सकते हैं, व्हीकल्स के थ्रू जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे जोमेटो है या डोमिनोज के जो सेल डिलीवरी बॉयज है, अमेजोन फ्लिपकार्ट के जो डिलीवरी बॉयज हैं, ये भी मिडल मैन में आते हैं, क्योंकि ये भी आप तक पहुंचते हैं गुड्स पहुंचाने के लिए। तो ये अलग अलग टाइप के मिडल मैन हम लोग देखेंगे कि रिटेलर कैसे होते हैं, होलसेलर कैसे होते हैं, जो ऑलरेडी आप लास्ट ईयर्स में पढ़ चुके हो, 12th में पढ़ चुके हो। अभी हम लोग इसके ऊपर एक डिटेल में क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो मिडल मैन के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी मिलेगी। देन इकोनॉमिकल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में आप देखोगे, इकोनॉमिकली मीन्स फाइनेंशियली आपका कमीशन किस तरीके से रहेगा मिडलमैन का। आप अगर प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हो तो आप डिस्काउंट किस तरीके से दोगे अपने कस्टमर्स को। ये जो कमीशन डिस्काउंट ये सारे जो पार्ट्स आते हैं ये आते इकोनॉमिकली। और टेक्नोलॉजिकली देखोगे तो आप किस तरीके की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हो, आप स्पेशलाइज टेक्नोलॉजी ले रहे हो या नहीं अपने प्रोडक्ट्स के लिए, या आप जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अडॉप्ट कर रहे हो या नहीं। ये सारे फैक्टर्स आएंगे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में, जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। आज का मीडियम है ऑनलाइन मीडियम, एडवांस मीडियम। तो एट दैट टाइम आप जो यूज करोगे वो कौन सा मीडियम यूज करोगे, एडवांस मीडियम यूज करोगे, टेक्नोलॉजी यूज करोगे, कंप्यूटराइज सिस्टम यूज करोगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। देन द लास्ट वन इज साइज ऑफ द ऑर्डर, आपके ऑर्डर का साइज क्या है। कस्टमर ज्यादा है, ऑर्डर अगर ज्यादा है, तो आपको उस टाइप से अपने चैनल्स को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को स्कैटर्ड करना पड़ेगा अलग अलग जगह पे, ताकि आपका जो ऑर्डर है वो प्रॉपरली अपने प्लेस तक, अपने कंज्यूमर तक पहुंच सके। लेकिन अगर इसका साइज छोटा है तो कुछ कम मिडलमैन के साथ या डायरेक्ट चैनल के थ्रू भी आप अपने प्रोडक्ट पहुंचा सकते हो। मैं फिर से एक बार आपको एक बात बता देती हूँ कि अगर आप डायरेक्ट चैनल यूज करो तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट करते हो अपने कस्टमर से, और अगर इनडायरेक्ट चैनल यूज कर रहे हो तो उसमें आप मिडलमैन की हेल्प लेते हो। डिफरेंट टाइप ऑफ मिडलमैन एंड एजेंट उसमें क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स है जो आपको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, जो ऑलरेडी आप 12th में डिटेल में पढ़ चुके हो, वही पूरा पार्ट आपको अभी यहाँ पर फिर से पढ़ना है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होते हैं, सबसे पहले देखते हैं। एक रूट होता है, एक वे होता है, एक चेन होती है फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू डायरेक्ट कंज्यूमर, प्रोड्यूसर टू अल्टीमेट कंज्यूमर जो आपके प्रोडक्ट्स को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, और यूजर। ये जो चेन होती है, ये जो रूट होता है, इस रूट को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डायरेक्ट भी है, इनडायरेक्ट भी। मैंने जस्ट अभी बताया डायरेक्ट चैनल है, इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल मतलब डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से जाता है फाइनल कंज्यूमर तक, और इनडायरेक्ट चैनल मतलब जिसमें हेल्प ली जाती है इंटरमीडियरीज की। इंटरमीडियरीज मतलब जो भी है, रीसेलर, रिटेलर्स है, होलसेलर्स है, मिडलमैन है, इनकी हेल्प ली जाती है इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट में डायरेक्टली जो प्रोड्यूसर होता है वो अपने फाइनल कंज्यूमर तक अपने गुड्स को पहुंचा देता है। डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जो पहले 5 चैनल है ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो 12th में। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगी ताकि आपको वो जो भी आप लोगों ने पढ़ी है वो चीजें याद आ जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। ये डायरेक्ट चैनल होता है, इसे हम लोग डायरेक्ट चैनल बोलते हैं। यहाँ पर चीजें डायरेक्टली सेल की जाती है फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। जैसे हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखते हैं,
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अगर आप देखोगे तो कुछ कुछ चीजें आपको डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से मिलती है, जैसे मोबाइल फोन है या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो आप डायरेक्टली उसे क्या कर सकते हो, मैन्युफैक्चर से ऑर्डर करोगे तो आपके आपके प्लेस तक वो पहुंच जाएगा। यहाँ पर कोई भी मिडल मैन इन्वॉल्व नहीं होता, तो इसके जो रेट होते हैं ये बहुत ही रीजनेबल होते हैं। एक बात याद रखनी है कि जितने मिडल मैन ज्यादा, उतने आपके जो प्रोडक्ट के प्राइसेस है वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। देन सेकेंड वन इज वेरी लॉन्गेस्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। पहले मैन्युफैक्चर, फिर उसमें कोई एजेंट इन्वॉल्व होगा, एजेंट होलसेलर को देगा, होलसेलर रिटेलर को देगा और रिटेलर फिर कंज्यूमर तक पहुंच जाएगा। डायरेक्ट चैनल में ये सारी चीजें इन्वॉल्व नहीं होती, तो एक तो पैसा कम लगता है और ऊपर से आप कंज्यूमर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, तो ये बेनिफिट होता है। लेकिन इस चेन में आप कंज्यूमर तक पहुंचना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जितने मिडलमैन ज्यादा होते हैं, जितने ये इंटरमीडियरीज होते हैं, उतना आपके प्रोडक्ट का प्राइस क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, और सेलिंग प्राइस क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि डायरेक्टली मैन्युफैक्चर के से एजेंट और एजेंट से रिटेलर और रिटेलर से कंज्यूमर तक कैसे पहुंचता है। ये वैसे चेन्स हैं कि आपको कभी मिडल मैन इन्वॉल्व होगा, कभी एजेंट इन्वॉल्व होगा, कभी नहीं होगा। तो इस टाइप से आपको ये थोड़ा डिटेल में ध्यान देना है कि कहाँ पर एजेंट इन्वॉल्व हो रहा है, कहाँ पर नहीं हो रहा है। ये एक जस्ट टाइप है जो आपको ध्यान में रखने, नथिंग एल्स। अभी इसमें मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। जो डीलर्स होते हैं, जो समझो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के कोई डीलर है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है, तो मैन्युफैक्चर एजेंट को बोलेगा मार्केट में जाके फाइंड आउट करो कौन है हमारे डीलर्स, तो वो डीलर्स किस में आएंगे, रिटेलर्स में। रिटेलर एजेंट के थ्रू इसको परचेस करेगा और पहुंचाएगा कंज्यूमर तक। तो जो ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम वाले शोरूम्स होते हैं वो थर्ड वाली चेन में आते हैं, मैन्युफैक्चर टू एजेंट, एजेंट टू रिटेलर एंड रिटेलर टू कंज्यूमर। जो नॉर्मल थिंग्स प्रोडक्ट्स है, जो कंज्यूमर गुड्स है, वो सेकेंड वाले में आते हैं कि मैन्युफैक्चर फाइंड आउट करेगा होलसेलर कौन कौन है, एजेंट के थ्रू फाइंड आउट करवाएगा, होलसेलर रिटेलर को देगा, रिटेलर कंज्यूमर को देगा। Then the fourth chain is manufacturer to wholesaler, wholesaler to retailer and retailer to consumer. यहाँ पर गुड्स समझो सोप्स हैं, कॉस्मेटिक्स है, टेक्सटाइल्स है, क्लोथिंग वगैरह, ये जो प्रोडक्ट्स हैं मैन्युफैक्चर से होलसेलर के पास जाएंगे। जो नॉर्मल चेन है, डिसेंट चेन है, होलसेलर रिटेलर को देगा, रिटेलर कंज्यूमर को देगा और कंज्यूमर उसे कंज्यूम करेगा। Then the next one is manufacturer to wholesaler and wholesaler to consumer. मैन्युफैक्चर टू होलसेलर ये नंबर फोर्थ चेन है। ये समझो, इसमें आप ये एग्जांपल ले सकते हो, जैसे सीमेंट है, कंस्ट्रक्शन करवाना है, सीमेंट है, टाइल्स है, ये सारी चीजें जो होती हैं वो इस चेन में आती हैं। ये चेन ऐसी है कि मैन्युफैक्चर बोलेगा होलसेलर को परचेस करो, लो, और होलसेलर डायरेक्ट कंज्यूमर तक। अभी ये कंज्यूमर कौन, समझो बिल्डर है जो बिल्डिंग बना रहा है, तो वो बिल्डर यहाँ पे क्या हो गया, कंज्यूमर, कि वो सीमेंट और टाइल्स ये सारी चीजें क्या करेगा, होलसेलर से परचेस करेगा। नेक्स्ट टाइप इज मैन्युफैक्चर टू रिटेलर, रिटेलर टू कंज्यूमर। मैन्युफैक्चर रिटेलर को देगा, रिटेलर बल्क में परचेस करेगा मैन्युफैक्चर से, और वो किधर पहुंचाएगा, कंज्यूमर तक। जैसे कोई एग्रीकल्चर गुड्स है, क्लोथ्स है, रिटेलर है, कोई एक शॉप है जो क्या कर रहा है, क्लोथिंग का बिजनेस कर रहा है, साड़ीज का बिजनेस कर रहा है, तो वो मैन्युफैक्चर से जाके डायरेक्टली परचेस करेगा। उसे लॉट में लेना है, बल्क में लेना है, तो उसे कॉस्ट कम पड़ेगा और वो मार्केट में आके कंज्यूमर को बेचेगा। Then next one is manufacture to canalizing agency to buyers. अभी buyers means consumers. Canalizing agency मतलब कुछ होते हैं, देखो, जो एजेंसीज लेते हैं, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोल पंप पे आप जाते हो, पेट्रोलियम देखा होगा आपने, सीएनजी गैसेस के जो बूथ्स होते हैं या पेट्रोल पंप्स होते हैं, पेट्रोलियम कंपनीज होती हैं जो डायरेक्टली क्या करती है, गवर्नमेंट से कांटेक्ट रखती हैं, मैन्युफैक्चर से कांटेक्ट रखती है। ये एजेंसीज ही ये प्रोडक्ट बेचेंगी, इनके अलावा कोई भी ये प्रोडक्ट बेच नहीं सकता। तो
तो ये यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो पेट्रोल पंप का, सीएनजी पंप का, इन सब के एग्जांपल ले सकते हो। और ये डायरेक्टली किसको बेचते हैं? बायर्स को आपके प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करें। देन लास्ट वन इज प्रोड्यूसर्स टू कॉपरेटिव्स, कॉपरेटिव्स टू डीलर्स, डीलर्स टू कंज्यूमर। ये जो चेन है ये होती है डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए या तो एग्रीकल्चर गुड्स के लिए, कि जो फार्मर है वो प्रोड्यूसर है, ये कॉपरेटिव्स जो होते हैं, अलग अलग कॉपरेटिव सोसाइटीज आपने पढ़ा था 12th में, उनको प्रोवाइड करेगा। फिर ये जो मार्केट में छोटे छोटे डीलर्स है उनको प्रोवाइड करेंगे गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, ये एग्रीकल्चर गुड्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, एंड डायरेक्टली ये किसको देंगे? कंज्यूमर्स तक। मैंने हर एक चेन के साथ एग्जाम्पल आपको दिया है। जब आप ये वीडियो देखोगे तो ये चेन्स लिखने के बाद उसके बाजू में आप उस एग्जाम्पल को लिख लीजिएगा, ताकि जब भी आपको कोई क्वेश्चंस इसमें पूछा जाए तो आपको क्लिक हो कि कौन सी चेन के लिए कौन सा प्रोडक्ट बेनिफिट, कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन सी चेन बेनिफिशियल है। मैंने ज़्यादा डीपली ये क्वेश्चन इसलिए नहीं लिया स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑलरेडी आप इस क्वेश्चन को 12th में बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ चुके हैं और आपको ये चेन्स पता है किस तरीके से वर्क करती है। तो आप उस तरीके से स्टडी करके एग्जाम्पल्स अपने बुक में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे कंटेम्प्ररी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अभी ये कंटेम्प्ररी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या है, ये आपके लिए न्यू है। ट्रेडिशनल चैनल्स ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, लेकिन ये जो कंटेम्प्ररी वाला पार्ट है ये आपके लिए न्यू है। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है और ये किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले है हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम। ये जो हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है हॉरिजॉन्टली इस तरीके से, वर्टिकल जो लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे इस तरीके, हॉरिजॉन्टली पैरेलल लेवल में काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक्स है, सुपरमार्केट है, तो बैंक्स के एटीएम्स होते हैं, आपने देखा होगा बैंक्स के एटीएम्स होते हैं सुपरमार्केट्स में या मॉल्स में। तो ये अपना जो डीलिंग है ये सुपरमार्केट के साथ करता है, मॉल्स के साथ करता है, पैरेलल लेवल में काम करता है, साथ में रह के काम करता है। मॉल से डील करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करवा लेगा कि मैं आपके मॉल में, आपके सुपरमार्केट में, बैंक बोलेगा मेरे इस ये एटीएम, इतने नंबर ऑफ एटीएम्स वहां पर रहेंगे। तो ये जॉइंट वेंचर की तरह काम करते हैं। सुपरमार्केट अपना काम करेगा, वहां पे बैंक जाके एटीएम के थ्रू अपना काम करेगा। तो ये पैरेलली काम करते हैं, परमानेंट बेसिस पे होते हैं। जॉइंट वेंचर होता है मतलब एक पार्टनरशिप होती है दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग के थ्रू एग्रीमेंट साइन किया जाता है और ये अपने हिसाब से क्या करते हैं, काम करते हैं। या कोई दो होलसेलर्स हैं, कोई दो होलसेलर है जो साथ में मिलके, एक का प्रोडक्ट अलग है दूसरे का प्रोडक्ट अलग है, लेकिन दोनों साथ में मिलके उस प्रोडक्ट को कंबाइनली मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो ये जो पैरेलल लेवल पे काम किया जाता है इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम। थर्ड पार्टी डिलीवरी चैनल, थर्ड पार्टी डिलीवरी चैनल ये है, इसे हम लोग ये भी बोलेंगे 3PL। आप अपने बुक में नोट डाउन कर लीजिए, आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकते हैं कि ये 3PL क्या होता है। तो देखते हैं क्या होता है 3PL, थर्ड पार्टी डिलीवरी चैनल किसे बोलते हैं। मैन्युफैक्चर कंज्यूमर तक पहुंचेगा, लेकिन मैन्युफैक्चर कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए किसी की हेल्प लगेगी। वो हर एक प्लेस पे जाके कंज्यूमर तक खुद नहीं पहुंच सकता, तो थर्ड पार्टी के थ्रू वो क्या करवाएगा, डिलीवरी करवाएगा हर एक लोकेशन पे, हर एक प्लेस पे। फॉर एग्जाम्पल मेरा मुंबई में हेडक्वार्टर है, हेड ऑफिस है, और हेड ऑफिस अगर मुंबई में है तो मैं दिल्ली, कैलकाटा, यहाँ पर मैं नहीं जा सकती मेरे गुड्स को डिलीवर करने के लिए। तो वहां पर मैं मेरे एजेंट्स को अपॉइंट करूंगी, पार्टीज को अपॉइंट करूंगी जो मेरे बिहाफ में वहां पर अपने गुड्स को, मेरे गुड्स को क्या करेंगे, सेल करेंगे। ये होता है थर्ड पार्टी डिलीवरी चैनल। तो थर्ड पार्टी डिलीवरी चैनल एक एजेंट जैसे काम करता है, ब्रांचेस जैसे काम करते हैं। इसे फ्रेंचाइजीज का भी नाम दे सकते हो, कि फ्रेंचाइजीज जैसे डोमिनोज है, पिज्जा हट है, मैकडी है, थर्ड पार्टी के थ्रू ये क्या करवाते, डिलीवरी करवाते हैं। देन मल्टी चैनल मार्केटिंग। मल्टी चैनल मार्केटिंग मतलब सिर्फ एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर पे ही ध्यान नहीं दोगे, मेल्स पे भी ध्यान दोगे, आप
टेलीविजन्स पे भी ध्यान दोगे, उसके एडवर्टाइजमेंट पे ध्यान दोगे, आप स्पॉन्सरशिप पे ध्यान दोगे, पब्लिसिटी पे ध्यान दोगे, इंडोर, आउटडोर, ईमेल, मोबाइल, कैटलॉग्स, डायरेक्ट मेल या तो बुकलेट्स बना के लोगों तक पहुंचाओगे। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है कि अलग-अलग चैनल के थ्रू, अलग-अलग प्रमोशंस लेवल के थ्रू आप अपने मार्केटिंग करोगे। चाहे वो मेल से हो, न्यूज़पेपर से हो, होर्डिंग से हो, बैनर से हो, कैटलॉग से हो, मैगज़ीन से हो, इन सारी चीज़ों के थ्रू। मल्टी लेवल मार्केटिंग, अलग-अलग लेवल पे काम करना। यहाँ पे हम लोग एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं एवॉन, एमवे, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी, ओरिफ्लेम। ये लोग क्या करते हैं, एक ही टाइप के कस्टमर तक नहीं रहते, अलग-अलग लेवल तक पहुँचते हैं। कभी ऑनलाइन, कभी मैगज़ीन के थ्रू, कभी बुकलेट के थ्रू, पर्सनली मिल के आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो। तो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग में आता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग मतलब हर एक लेवल पे अलग-अलग तरीके से काम करना। हर एक लेवल पे जिस तरीके के कस्टमर्स हैं, पर्सनली जाकर अपने गुड्स को बेचना। कभी-कभी ये क्या करते हैं, ऑनलाइन के थ्रू अगर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो ये फिज़िकली जाकर अपने कस्टमर से कॉन्टैक्ट करते हैं। आपको भी पता होगा ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स हैं या कोई एवॉन के प्रोडक्ट्स हैं, एमवे के प्रोडक्ट्स हैं, जो डायरेक्टली एजेंसी के थ्रू ये लोग अपने मेंबर्स अपॉइंट करते हैं और ये घर-घर जाके क्या करते हैं, अपने गुड्स को बेचते हैं। तो फिज़िकली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मार्केट नेटवर्क क्रिएट करने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। एंड द लास्ट वन इज़ वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। ये क्या होता है? जब मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेचता है, होलसेलर रिटेलर को बेचता है और रिटेलर कंज्यूमर तक। मैन्युफैक्चरर ने तो बेच दिया होलसेलर को, मार्केट में समझो डिमांड नहीं है, फेस्टिव सीजन था, चला गया, प्रोडक्ट्स बच गया, तो उसका लॉस है। होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, सेम उसके साथ भी यही हुआ। तो इसके लिए मैन्युफैक्चरर उसको वापस नहीं लेगा उस प्रोडक्ट को, उसका भी तो लॉस है, उसके साथ-साथ रिटेलर्स का भी लॉस है। तो उस टाइम पे इन सबके बीच में क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कि मैंने तो बेच दिया, अगर आगे बिक नहीं रहा है तो मैं मेरा प्रोडक्ट फिर से वापस क्यों लूं। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए लाया गया वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, जब नीड है, जब जरूरत है, तब क्या किया जाता है, कंज्यूमर रिटेलर कांटेक्ट करेगा होलसेलर को और होलसेलर कांटेक्ट करेगा मैन्युफैक्चर को। इसके थ्रू आप इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू जाओगे और टू और थ्री पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होंगी, उससे ज्यादा नहीं। जब मार्केट में डिमांड है तब क्या करो, आप मैन्युफैक्चर से उस प्रोडक्ट को परचेज करो। जैसे फेस्टिव सीजन है, मुझे पता है रक्षाबंधन है, मुझे राखी बेचनी है, तो एट दैट टाइम आपको क्या करना है, तभी ऑर्डर देना है, तभी अपने गुड्स लेना है और मार्केट में सेल आउट करना है, ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। अगर प्रोडक्ट बच रहे हैं तो डिमांड के हिसाब से अगर सप्लाई नहीं हुआ तो बच रहे हैं, उसके लिए मैन्युफैक्चरर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये अलग-अलग टाइप के कंटेम्परेरी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ के लेना है और अपनी बुक में इसको नोट डाउन करके लेना है। तो आज हम लोगों ने जो पार्ट कवर किया, ये कवर किया फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है और ये किस तरीके से वर्क करता है। तो आज हम लोगों ने जो पार्ट कवर किया ये अपने बुक में आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर से एक बार इसे समझने की कोशिश कीजिए, वीडियो को फिर से गो थ्रू कीजिए और अपने एग्जाम्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।